हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th। आज जो हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला जो चैप्टर है उसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वॉल्यूम्स की बात की थी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। तो आज हम इसमें कुछ और भी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे एक्सचेंज वगैरह होता है गैसेज का। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो अब इसमें एक आप ग्राफ देख रहे हो, तो इसमें जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है ये एक नॉर्मल लंग्स का है। इसमें अलग जैसे कि नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आई थी हमारी, वो इसमें कैपेसिटी शो कर रखी है इसमें, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरफ देख रहे हो कि एक बिल्कुल रेड कलर का जो पोर्शन है वो इसका साइज स्मॉल दिखा रखा है उस ग्राफ का। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के नाम से, मतलब एक तरह से क्या किया गया है, इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको क्या बोलते हैं, पीएफटी। पीएफटी का मतलब होता है पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, ठीक है। कई बार डॉक्टर पर्ची पे लिख देता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जैसे कि नॉर्मल जो लंग काम कर रहे हैं, तो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, प्लॉट होगा। अगर नॉर्मल नहीं है हमारे लंग्स, अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करे, मान लो कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की वजह से, जैसे कि कोई निमोनिया है या कुछ और कोई डिजीज़ है, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन इसमें क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब कुछ ये एनसीईआरटी से हम बाहर निकल के थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिक वैल्यू ऑफ लंग कैपेसिटी, जो हमारी क्लिनिकल वैल्यू है लंग कैपेसिटीज़ की, ठीक है, वो जैसे कि अलग अलग कंडीशन में, वैसे बीमारी वाले में अलग अलग होती हैं। और जैसे कि वाइटल कैपेसिटी जो है, वाइटल कैपेसिटी जो है हमारी, एक तरह से देखें इसमें रिड्यूस हो जाती है कई बार, किसमें, अस्थमा में, एम्फेसियामा में, निमोनिया में, पीटीबी क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये जो टीबी होती है उस डिजीज़ के अंदर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। फिर ये न्यूमोथोरैक्स नाम की जो डिजीज़ है, इनके अंदर वाइटल कैपेसिटी जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक डेड स्पेस क्या होता है कि आपको पता है कि हमारी जो टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml होती है, ठीक है। और इसको डेड स्पेस को एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम आपकी 500 ml होती है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि जितनी टाइडल वॉल्यूम है, टोटल जो है हमने सांस लिया है 500 ml जो हमने ली है, वो एज इट इज़ जो है वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंचती वो एयर। तो उसमें से कितनी पहुंचती है और कितनी रह जाती है, तो क्या होता है कि नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंचियल तक जो है 150 ml जो एयर है वो उसके अंदर ही रहती है। ऐसा मत समझो कि बिल्कुल आपका जो पैसेज है वो खाली रहता, नहीं, खाली नहीं रहता, उसमें 150 ml जो है एयर रहती है। 500 ली थी आपने, 150 ml वहाँ रह गई, तो इसका मतलब जो एलोविलाई वाला पोर्शन है वहाँ तक कितनी एयर पहुँची है आपकी, 350 ml। कितनी, 350 ml। और जो 150 ml वाला था उसी को हम डेड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो है वेंटिलेशन प्रीफ्यूजन रेशियो, वेंटिलेशन प्रीफ्यूजन रेशियो का मतलब ये है कि आपने आपके लंग्स में एयर कितनी गई, ठीक है, वो उसकी अमाउंट, और फिर ब्लड के अंदर कितनी गई, एलोविलाई से ब्लड के अंदर कितनी प्रीफ्यूज हुई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है, 0.84। जैसे कि एलोविलाई दिखा रखी है ब्लू से, इसमें यहाँ पर एयर आई और एलोविलाई में कितनी आई, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन, एलोविलर वेंटिलेशन, ठीक है। और एलोविलाई से ब्लड के अंदर कितनी प्रीफ्यूज हुई, ठीक है, तो उसको एक तरह से हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी हम बोल सकते हैं, उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.84। अब जैसे कि कैसे निकालेंगे वेंटिलेशन प्रीफ्यूजन रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। तो वेंटिलेशन प्रीफ्यूजन रेशियो का निकालने का है एलोविलर वेंटिलेशन डिवाइड बाय पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। एलोविलर वेंटिलेशन कितना है उसकी वैल्यू, और फिर पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिवाइड कर देंगे उसको। और एलोविलर वेंटिलेशन निकालने का क्या है कि टाइडल वॉल्यूम माइनस में डेड स्पेस। जैसे टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, 500, डेड स्पेस 150, ठीक है, आ गया कितना, 350। और रेस्पिरेटरी रेट कितना है, जैसे एक बार में हम कितना सांस ले रहे थे, 500 ml, ठीक है। और अब 150 डेड स्पेस का है, तो बच गया कितना, 350 जो है वो एक बार का है। और हम सांस कितनी बार ले रहे हैं, एक मिनट में 12 से 16, ठीक है। तो 350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से या फिर 16 से, ठीक है। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, एलोविलर वेंटिलेशन आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। देखिए
एलोविलर वेंटिलेशन जो है इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो एलोविलर वेंटिलेशन निकाल लिया हमने, जैसे 500 माइनस 150 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ 12 से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया 4200, ठीक है, 4200 आ गया ml पर मिनट, 1 मिनट का आ गया ये। ठीक है, तो ब्लड फ्लो थ्रू एलोविलाई, अब ब्लड फ्लो कितना हो रहा है एलोविलाई के थ्रू, एलोविलाई के अंदर कितना ब्लड फ्लो हो रहा है 1 मिनट में 5000 ml, कहने का मतलब है 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में वो है फ्लो कर रहा है एलोविलाई में। ठीक है, तो ये आपका पल्मोनरी रेट है। तो इसमें वेंटिलेशन प्रीफ्यूजन रेशियो कितना होगा, 4/100 को डिवाइड कर देंगे 5000 से, 0.84 आ गया है वो रेशियो। ठीक है, अगर डिक्रीज हो जाए ये 0.84 डिक्रीज हो जाए, अब ये किस में डिक्रीज होगा, ये होगा आपके कोरियोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। कोरियोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मतलब है जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर धूल वाले जो एरिया में रहते हैं, तो उनकी जो ये वैल्यू है, ये वेंटिलेशन प्रीफ्यूजन जो रेशियो है ये डाउन मिलेगा, 84 नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो उसको इसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये लिख लेना इसको आप। ठीक है, अब पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम कितना 500 ml, रेस्पिरेटरी रेट 12 पर मिनट, तो कितना आ गया 6000 ml पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट का आ गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब आगे बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। तो एक्सचेंज में गैसेज में क्या होगा, एलोविलाई जो है वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। 30 करोड़ एलोविलाई इन आवर लंग्स, हमारे लंग्स में कितने एलोविलाई होती हैं, अबाउट 30 करोड़। ठीक है, ये 70 स्क्वायर मीटर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, पूरी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसकी लेंथ कितनी होती है, 70 स्क्वायर मीटर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो आकर बिटवीन एंड ब्लड एंड टिश्यू, जो एक्सचेंज है गैसेज का वो बिटवीन ब्लड और टिश्यू के अंदर भी होता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होती हैं इन साइट्स के द्वारा, एलोविलर साइट है या ब्लड टिश्यू वाली साइट है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है वो सिंपल डिफ्यूजन पे। ठीक है, और प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर का मतलब है कि किसका प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपल इस बात है जिस तरह प्रेशर ज़्यादा होगा तो I2 लो काम करेगा। ठीक है, वैसे ही कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस बेस पे काम करता है। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है। सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि गैसेज कितनी सोल्यूबल है। जैसे कि आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है प्लाज्मा में, तो वो प्लाज्मा में ज़्यादा घुल के चलती है, तो उसका हायर रेट होगा किसके प्रति, ऑक्सीजन से। ठीक है, एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है भाई, एलोविलाई से जो एयर आ रही है ब्लड कैपिलरीज में उनके बीच में कितनी मोटी मेम्ब्रेन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन रेट इस पर डिपेंड करता है, और ये फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट कर सकते हैं किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। प्रेशर जो है कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर इसमें कंट्रीब्यूट करता है एक्सचेंज में, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। और रिप्रेजेंटेड कैसे होता है, ऑक्सीजन का PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2। ये डाल्टन गैस लॉ के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब है कि जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से वो I2 लो मूव करेगी। ठीक है, अब देखिए टेबल देखिए, अब यहाँ पर हम जैसे कि ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना है 159। ठीक है, और ये जो एलोविलाई में जाएगी कितना हो गया 104। ठीक है, अब देखो एलोविलाई में कितना 104 है और एटमॉस्फेरिक में 159 है, तो ऑक्सीजन का लेवल किस तरफ कम है, एलोविलाई के अंदर, तो बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो 159 से कहाँ जाएगा 104 पर पहुँच जाएगा एलोविलाई तक। कहने का मतलब ये कि हाई टू लो। ठीक है, फिर एलोविलाई से हमें ब्लड में पहुंचाना है ताकि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो सके। ठीक है, तो ब्लड के अंदर प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का 40। ठीक है, 40 है तो और बाहर एलोविलाई में कितना है 104, तो वहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो एलोविलाई से वो एंट्री कर जाएगी किस में, ब्लड के अंदर।
ठीक है। तो ब्लड में जब एंट्री की गई तो 40 था ना ब्लड का, तो ब्लड का बढ़ेगा प्रेशर ऑक्सीजन वाला, तो कितना हो जाएगा 95 ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जाएगी जैसे टिश्यू के पास, तो टिश्यू में ऑक्सीजन का कितना है 40 है और ब्लड में कितना है 95, तो हाई टू लो, वही बात फिर यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो 95 से 40 की तरफ जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी ऑक्सीजन। अब ये तो था ऑक्सीजन का, देख लो अब बिल्कुल एक मतलब एक सीक्वेंस बन रही है ये, ठीक है। हाई टू लो की तरफ ही मूव कर रही है ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 45, ठीक है, लेकिन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 40, तो काफ़ी हाई टू लो, ठीक है। तो जब इसमें आएगी ब्लड के अंदर तो इसका बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 से फिर एलोविलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40, वहाँ पर आ गई है, ठीक है। और फिर एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। हमें पता है जो एयर आपके रेशियो हो, जो एयर का जो वॉल्यूम है वो हमें पता है कि 0.3 है एटमॉस्फेयर में, और एलोविलाई में 40 है, तो बहुत स्पीड से बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक ये टेबल है, समझ नहीं भाई आपको ये, ठीक है। और ये होता है एक्सचेंज, जैसे कि दिखा भी रखा है, इंस्पायर्ड एयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर 40 है, तो ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो गई और पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके जो लेफ्ट चैम्बर है वहाँ पर जाएगी, ठीक है। इधर दूसरी तरफ देख रहे हो तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जा रही है वापस एलोविलाई में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है एक तरह से ऐसे होता है। दिस क्लियरली इंडिकेट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एलोविलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ऑक्सीजन फ्रॉम एलोविलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ऑक्सीजन जो ट्रेवल करती है कैसे एलोविलाई से ब्लड में जाएगी, ब्लड से टिश्यू में। उसी प्रकार एक ग्रेडियंट एक प्रेशर यहाँ पर भी क्रिएट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, टिश्यू टू ब्लड, ब्लड एंड टू एलोविलाई, अपोजिट हो गया ना। फिर एज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की घुलने की बात करें तो वो 20 से 25 टाइम हाइयर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ऑक्सीजन इतनी नहीं घुल पाती जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल है, तो अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिफ्यूजन ज़्यादा है, मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफ्यूजन उसका ज़्यादा हुआ। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है वो भी डिफरेंस, जैसे चाहे वो हाई हो, ऑक्सीजन का ही हाई हो, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर की बनी होती है। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलोविलाई, इंपॉर्टेंट भैया, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलोविलाई पहली लेयर होगी। दूसरी एंडोथीलियम ऑफ एलोविलर कैपिलरीज, कैपिलरीज की लेयर होगी एंडोथीलियम वाली, और बीच में बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन दैम, बेसमेंट सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम में देखो, इसमें एलोविलर वाल दिखा रखी है, 1 सेल्ड थिक, ठीक है, और बीच में ये येलो कलर का जो खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, बेसमेंट सब्सटेंस दिखा रखे हैं। और दूसरी तरफ जो है, दूसरी जो ब्लड कैपिलरीज की जो है वो भी एक सिंगल सेल्ड है, तो इसमें से इसको पास हो तो 3 लेयर हो गए यहाँ पर, ठीक है। हाउएवर इट टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, मतलब इसकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑल फैक्ट्री नैरो बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एलोविलाई टू टिश्यू, इसलिए जितने भी फैक्टर हैं वो सारे फेवरेबल होते हैं, अनुकूल होते हैं, किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। ऑक्सीजन एलोविलाई से टिश्यू की तरफ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एलोविलाई की तरफ जाएगी। अब करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की बात। तो ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए ब्लड मीडियम होता है, दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। लेकिन यहाँ पर देखना हमें कौन सी गैस किसके थ्रू पास हो रही है। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेड होती है बाई RBC इन द ब्लड, वो RBC के द्वारा जो है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करके 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर। बाकी जो 3% बच गई ऑक्सीजन वो उसको कैरी करता है प्लाज्मा, क्योंकि बाकी 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, घुलनशील फॉर्म में, मतलब हम ये बोल सकते हैं ट्रेवल करती है।
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के द्वारा, जबकि 70% जो है वो कैरिड होती है बाई कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोलते हैं। तो ये घुल के ही होंगे, प्लाज्मा के अंदर घुल के ही जाएंगे 70%, और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व स्टेट थ्रो प्लाज्मा, ठीक है, वो पूरी तरह से डायरेक्टली घुल जाती है। ये कार्बन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थी 70% और वो डायरेक्ट घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं डिजोल्व फॉर्म हो वो ज़्यादा है ऑक्सीजन की बजाय, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करें, जहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंस है डायग्राम है रिक्वायरमेंट, और डायग्राम भी बनाएं, इन चीज़ों को नोट करें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।